सोशल साइंस क्लास 10th में 4 पोर्शन है आपका। पहला पोर्शन इतिहास है, दूसरा पोर्शन आपका भूगोल है और तीसरा पोर्शन जो है आपका सिविक्स है, नागरिक शास्त्र। चौथा पोर्शन है आपका अर्थशास्त्र। तो ये पहला टॉपिक है इतिहास। इतिहास में पहला पार्ट है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके इस वीडियो में उपलब्ध हैं और अग्रिम परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन संभवतः पूछे जाएं। तो आइए सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय कितने क्वेश्चन बनते हैं और इसका जवाब भी इसमें लिखा हुआ है। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है इसमें। फ्रांस की क्रांति के क्या क्या कारण थे? तो ये उत्तर है, फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित कारण थे। तो इसमें पहली हेडिंग, अगर हेडिंग बाई हेडिंग लिखते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर मिलता है। यहाँ तक कि 100 में 97 नंबर व्यक्ति पा चुके हैं इस नोट से। तो ये हेडिंग बाई हेडिंग से यदि लिखते हैं तब। और पहली हेडिंग है, इसमें देख लेते हैं। हेडिंग बाई हेडिंग लिखेंगे तो नंबर भी अच्छा मिलता है, फुल नंबर संभवतः मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो पहली हेडिंग है स्टेट्स जनरल की बैठक। तो 5 मई 1789 ईस्वी को फ्रांस के शासक लुई 16वां ने नए करों के प्रस्तावों को 1614 ईस्वी में निर्धारित संगठन के आधार पर वर्साई के महल में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। इस सभा में प्रथम और द्वितीय स्टेट तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों को बुलाया गया। मतदान की प्राचीन पद्धति के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार दिया गया तथा लेकिन लुई 16वां को लोकतांत्रिक सिद्धांत के आधार पर एक व्यक्ति एक मत को अपनाने के स्थान पर कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग की मांगों के बीच समझौता कराना था। और दूसरी हेडिंग है संविधान का प्रारूप। संविधान का प्रारूप। तो संविधान का प्रारूप तैयार किया गया जिसका प्रमुख उद्देश्य यह था साम्राज्य की व्यक्तियों को सीमित किया जाए तथा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाए और व्यक्तियों की कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधायिका के बीच बंटवारा किया जाए। अगली हेडिंग है बास्तिल का पतन। बास्तिल का पतन। स्थिति से निपटने के लिए सम्राट ने पेरिस में सेना को एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। सेना को एकत्रित होते देख जनता भड़क गई तथा जगह जगह दंगे हुए। दंगे, भूखमरी, महामारी, बेरोजगारी आदि जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगी। जनता ने 14 जुलाई को बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया और यह आंदोलन गांव में भी फैल गया। शहर के अलावा और गांव में भी यह आंदोलन फैल गया। इस आंदोलन को देखकर कुलीन वर्ग के लोग दूसरे देशों में पलायन कर गए। अगली हेडिंग है संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। तो लुई 16वें ने संवैधानिक राजतंत्र की मान्यता प्रदान की। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। राष्ट्रीय सभा ने एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा धार्मिक करों को समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि को जब्त कर ली गई। पादरी वर्ग को जो विशेषकर अधिकार पहले मिला था वो समाप्त कर दिया गया। पहला क्वेश्चन आपका जो है समाप्त हो गया है। और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। जर्मनी की
एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखें। तो उत्तर देख लेते हैं इसका। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है। पहला देखते हैं, जर्मन नागरिकों में 1848 ईस्वी से ही राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई थी और मध्यम वर्ग का योगदान अधिक था। दूसरा कारण था, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा विकल्प है आपका, जर्मनी एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांत विकसित हुए। चौथा विकल्प देखते हैं, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री बिस्मार्क थे। उन्होंने प्रशा की सेना तथा नौकरशाही की मदद की। पांचवा विकल्प देख लेते हैं, इस प्रक्रिया में प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क तथा फ्रांस में भी युद्ध किया तथा सफल भी हुए। तो छठवां विकल्प देख लेते हैं, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना पूरा समर्थन किया। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, सातवां, इस तरह जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हो गया तथा इस प्रक्रिया में प्रशा राज्य एक प्रमुख शक्ति का केंद्र बन गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन की कोई 3 विशेषताएं लिखें। तो पहली विशेषता देख लेते हैं, 1815 ईस्वी में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में स्थापित रूढ़िवादी शासन की निम्नलिखित 3 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, निरंकुश शासन व्यवस्था की मजबूती। पहली हेडिंग आपकी रहेगी, निरंकुश शासन व्यवस्था की मजबूती। रूढ़िवादी शासन व्यवस्था निरंकुश थी। इसके बाद इसके विचार में यह आधुनिक सेनाएं, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद की समाप्ति, यूरोप के निरंकुश राष्ट्रतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि यह अपने शासन पर किसी भी आलोचना सहन नहीं करते थे। और दूसरी हेडिंग है, आधुनिकीकरण में विश्वास। दूसरी हेडिंग है, आधुनिकीकरण में विश्वास। रूढ़िवादी आधुनिकीकरण में विश्वास करते थे तथा उनका भी समर्थन करते थे, जिससे कि उनका राष्ट्रतंत्र मजबूत बना रहे। और तीसरी हेडिंग है, पारंपरिक संस्थाओं में विश्वास। रूढ़िवादी लोगों का मानना था कि राज्य और समाज द्वारा स्थापित संस्थाएं राष्ट्रतंत्र, सामाजिक ऊंच नीच आदि परिवारों को बनाए रखते थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 प्रमुख नेताओं के नाम लिखें और इनका वर्णन करें। तो देख लेते हैं ये इटली के एकीकरण में यूरोप में इतिहास के महत्वपूर्ण घटना थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में 7 राज्यों में इटली के एकीकरण में कुछ देशभक्तों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे ये गैरिबाल्डी, मैसिनी और काबूर है। तो इसमें पूरा दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए इसको, गैरिबाल्डी का योगदान। तो इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, इसका देख लीजिएगा, इसका गैरिबाल्डी का योगदान क्या क्या था इसमें लिखा हुआ है, इसको पढ़ लीजिए आप। और मैसिनी का योगदान भी इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए आप, नोट्स भी बना सकते हैं। और ये देखिए गैरिबाल्डी, और स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप नोट्स बना सकते हैं। और ये देखिए काबूर का योगदान। तो ये काबूर का योगदान आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है ये, तो ये आगे देख लीजिएगा। और ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था?
क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया एग्ज़ाम में और पूछा भी जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है केवल वही उसी के नोट्स हैं ये, क्योंकि विगत वर्षों से ये पूछे भी जा रहे हैं और अग्रिम परीक्षाओं में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, वियना संधि का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वियना संधि का मुख्य उद्देश्य नेपोलियन के द्वारा परास्त हुए राजशाहों को बहाल करना था तथा यूरोप में नई रूढ़िवादी व्यवस्था को स्थापित करना था। इसी को वियना संधि कहते हैं। दूसरा देख लेते हैं इसमें, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार की नीति न अपना सके। तीसरा कारण देख लेते हैं, फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था। दक्षिण में जेनेवा स्थापित किया गया। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, नेपोलियन ने 39 राज्यों को जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया जबकि प्रशा को मैक्सिको का एक हिस्सा दिया गया। तो ये अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन का ये आंसर ख़त्म हो गया। तो अगला देख लेते हैं, बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? अगला क्वेश्चन है ये, बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो इसका उत्तर देख लेते हैं। 1871 ईस्वी के बाद बाल्कन क्षेत्र गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का कुल क्षेत्र बन गया। इस राष्ट्रवादी तनाव के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण था, इस क्षेत्र की अपनी भौगोलिक व जाति में भिन्नता थी। अगला पॉइंट देखते हैं, इस क्षेत्र में आधुनिक यूनान, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, मैसेडोनिया, सर्बिया आदि देश थे जहाँ पर इस्लाम भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। ये सभी तुर्कों से भिन्न थे। तीसरा विकल्प देख लेते हैं, जब स्लाव राष्ट्रीय समूह में स्वतंत्रता व राष्ट्रवाद का विकास हुआ था तो तनाव की स्थिति और भी भयंकर हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं, इस कारण इन राज्यों में आपसी प्रतिस्पर्धा और हथियारों की होड़ लग गई। उसने स्थिति को और गंभीर बना दिया। तो अगला पॉइंट देखते हैं, तुर्क और ईसाई प्रजातियों के बीच मतभेदों के कारण यहाँ पर हालात भयंकर हो गए। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यूरोपीय देश रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी भी इन क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि काला सागर से होने वाला व्यापार और व्यापारिक मार्ग पर उनका नियंत्रण हो सके। उपयुक्त कारणों से इस क्षेत्र में यूरोपीय देशों में और उन राज्यों में आपस में कई युद्ध हुए जिसके अंतिम परिणाम प्रथम विश्व युद्ध के रूप में सामने आया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था? तो ये देख लीजिए, इसका आप नोट्स भी बना लीजिए और इसकी व्याख्या दी हुई है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और भविष्य में ये पूछा भी जा सकता है। तो इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं। इसमें पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, आप पॉइंट वाइज भी आप इसको लिख करके, इसको रट करके या समझ करके जैसे भी हो आप इसको जो है आप याद करके आप
नोट्स बना लीजिए, आप इसको रट लीजिए या समझ लीजिए, जैसा भी हो इसको, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार पूछा भी गया है और ये आगे चल के पूछा भी जा सकता है। और ये यूरोप में राष्ट्रवाद है, पहला टॉपिक है ये इतिहास का, पहला पार्ट है ये इतिहास का। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको ये सारे उपलब्ध करवा दिए जा रहे हैं, आप इसका नोट्स भी बनाते चलें। ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताएं। ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, 2023 में। तो इसका भी उत्तर देख लीजिए। इससे अगर बोलते रहेंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप इसका क्या करेंगे, आप इसका सीधे नोट आप पढ़ करके इसका नोट्स बना लीजिए। और क्वेश्चन बता ही दिया गया आपको, ये यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के योगदान की व्याख्या करें या बताएं। तो ये क्वेश्चन है आपका और आंसर यहीं शुरू होता है, नेपोलियन के पतन के बाद से। तो इसका आप जो है नोट्स बना लीजिए आप इसका। ये आपका 1830 है, ये 1830 है, 1848 है आपका सन दिया है, और ये 1870 है आपका। ये देखिए, और ये अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है इसमें। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन है 1848 1848 क्रांति का क्या अर्थ है? 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारीकरण ने किस राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया है? उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया है। तो ये क्वेश्चन है आपका, तो उत्तर आपका यहीं शुरू होता है। उदारवादियों ने 1848 ईस्वी की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी तथा गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इनमें प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन दिखाई दिया, वह निम्नलिखित हैं। राजनीतिक क्षेत्र में परिवर्तन, तो देख लेते हैं, इसमें कई पॉइंट हैं, कुछ पॉइंट हैं उसको देख लेते हैं। जैसे नोट्स लिखा हुआ है, हेडिंग बाई हेडिंग, पॉइंट बाई पॉइंट, अगर उस तरह लिखेंगे आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला देखते हैं, नंबर 1, राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की जाए। दूसरा देखते हैं, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधान की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण मांग के साथ जोड़ा। और तीसरा देख लेते हैं विकल्प, महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की मांग की जाने लगी। तो अगला हेडिंग देख लेते हैं, सामाजिक क्षेत्र में परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन हुए। नंबर 1, महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिया जाने लगा तथा उसकी सभी क्षेत्रों में भागीदारी को, महत्व को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक में
महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कि कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। तो अगली हेडिंग है और लास्ट हेडिंग है ये, आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन। पहला विकल्प देख लेते हैं इसमें, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। अगला पॉइंट देखते हैं, भूदासता और बंधुआ मजदूर का अंत किया। तो ये पूरा कुछ क्वेश्चन थे यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय। 5 या 6 क्वेश्चन थे, वो बार बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसको आप पढ़ कर के नोट्स भी बना लीजिए, इसको रट डालिए जो एग्ज़ाम में है, तो आप इसको आसानी से लिख सकें और आपको नंबर अच्छा मिल सके। भविष्य में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा पार्ट है आपका, हाँ दूसरा पार्ट है आपका भारत में राष्ट्रवाद। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। लगभग पूरे सिलेबस से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में बनाए जाएंगे या बन चुके हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर का, सारे क्वेश्चन का जवाब है इसमें। तो एक एक करके देख लेते हैं इसमें। तो क्योंकि उत्तर अगर यदि पढ़ा जाएगा तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए आप केवल क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर जो आप लिख लीजिए, यूट्यूब से आप लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, महात्मा गांधी के सत्याग्रह का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आप इसका जवाब इस प्रकार से लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है उत्तर, उसको देख लीजिए आप और उसको जो है पढ़ के लिख लीजिएगा। जैसे पढ़ देते हैं थोड़ा बहुत। इसमें देखिए, महात्मा गांधी जब 1915 ईस्वी में जब दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए, भारत लौटकर आने पर सबसे पहले यह गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए, जो गोखले गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने गांधी जी का नेतृत्व में अंग्रेज़ों का समर्थन किया, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा किया गया यह आश्वासन अंग्रेज़ों ने नहीं पूरा किया, जिस कारण गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। तो ये आपका ख़त्म हो गया पहला क्वेश्चन। तो दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ तथा इसके प्रमुख कारण तथा परिणाम अर्थात महत्वपूर्ण परिणाम और इसकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो ये क्वेश्चन है आपके। तो देख लेते हैं पहली हेडिंग क्या है इसमें, असहयोग आंदोलन। पहली हेडिंग आपकी है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड तथा हंटर कमेटी की रिपोर्ट से परेशान होकर गांधी जी ने 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन स्वीकार कर लिया। लेते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के कारण, क्या क्या कारण थे असहयोग आंदोलन के, पहला देख लेते हैं इसमें। असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। पहला है, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात सरकार द्वारा दिया गया गलत निर्णय। दूसरा विकल्प देख लेते हैं, जलियांवाला बाग की भीषण हिंसा। और तीसरा विकल्प क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में घायलों और मृतकों के घरों के लोगों को मुआवजा न देना। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। क्या उद्देश्य था इसका, असहयोग आंदोलन के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य सरकार का किसी भी क्षेत्र में सहयोग न करना, और दूसरा क्या था, भारत की स्वतंत्रता के लिए सरकार पर दबाव डालना। तीसरा कारण था, कांग्रेस के नेतृत्व में अहिंसात्मक आंदोलन चलाना। तो अगली हेडिंग है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम। क्या इनके कार्यक्रम थे, इनके निम्नलिखित कार्यक्रम थे। पहला, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाना। और दूसरा था, सरकारी उपाधियों पर त्याग देना। और तीसरा कारण था, सरकारी स्कूलों को छोड़ देना। चौथा कारण था, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार करना। तो ये कुछ कारण थे। आगे देख लेते हैं, असहयोग आंदोलन के परिणाम। क्या क्या परिणाम हुए, निम्नलिखित इसके परिणाम थे। पहला, अध्यापकों और विद्यार्थियों ने शिक्षा संस्थाओं में आना बंद कर दिया या जाना बंद कर दिया। और दूसरा है, स्थान पर विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। तीसरा कारण था, भारतीय लोग सरकारी संस्थाओं में त्यागपत्र दे दिया।
और चौथा कारण था यह आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के संग्रह के लिए एक महत्वपूर्ण अंग बन गया था। और इसकी अगली हेडिंग है महात्मा गांधी द्वारा आंदोलन को वापस लेना। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? अगर क्वेश्चन आता है तो आप यही हेडिंग और ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिल सकता है इसमें। यह आंदोलन 2 वर्ष तक सफलतापूर्वक चलता रहा। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को भड़की हुई जनता द्वारा चोरी चौरा नामक स्थान पर एक पुलिस चौकी में आग लगाकर 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया। इस घिनौनी हिंसा को देखकर गांधी जी ने दुखी होकर यह आंदोलन वापस ले लिया। तो ये क्वेश्चन का आंसर ये समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए। इस आंदोलन का परिचय देते हुए यह बताएं कि यह अपने उद्देश्यों में सफल रहा। तो ये अगला क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी ने भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा। यह सूचित किया कि स्वराज्य की प्राप्ति के लिए नमक कानून तोड़कर शीघ्र ही सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करेगी। और 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रातःकाल गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से साबरमती आश्रम में अपने 78 व्यक्तियों के साथ डांडी यात्रा आरंभ की। गांधी जी का यह कथन था कि यदि स्वराज न मिला तो मैं रास्ते में ही मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। गांधी जी ने 5 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा। अगली हेडिंग होगी सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण। क्या कारण थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित कारण थे। साइमन कमीशन का विरोध करना था, पहला कारण था। और दूसरा कारण था 1929 ईस्वी में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग करना था। और तीसरा कारण था गांधी जी द्वारा डांडी यात्रा। और चौथा कारण था भारत की जनता की स्वतंत्रता की मांग। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव, ये अगली हेडिंग है। सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्नलिखित प्रभाव थे इसके। पहला देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार ने यह सभी भली भांति जान लिया था कि गांधी जी भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थे। दूसरा देख लेते हैं। कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के लिए और भी सबल हो गई थी। और तीसरा देखते हैं। अन्याय और शोषण और दमन भारतीय जनता का मनोबल नहीं तोड़ सकेगी। चौथा विकल्प देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार को यह आभास हो गया था कि गांधी जी को जेल में डाल देना समस्या का समाधान नहीं है। तो ये अगला क्वेश्चन भी पूरा हो गया। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये अगला क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 पर एक निबंध लिखें। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 में एक आंदोलन आरंभ किया था। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। अतः गांधी जी ने भारतवासियों को करो या मरो के लिए तैयार होने को कहा। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के मुंबई कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। आंदोलन का प्रभाव, ये भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव था? अंग्रेज़ों के इस अन्यायपूर्ण कार्य से देश के अधिकांश जनता का धैर्य टूट गया और जनता ने अंग्रेज़ों के शासन के विरुद्ध विद्रोह कर लिया और देश का वातावरण भारत छोड़ो के नारों से गूंज गया और अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन का दमन करना आरंभ कर दिया। स्थान स्थान पर लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाठियाँ और गोली भी चलाई गई, किसानों के घर और खेत जला दिए गए। इसमें मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी देशव्यापी आंदोलन
का विरोध किया। इसी समय मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जोरों शोरों पर होने लगी। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको समाप्त हो गया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया और इस पार्टी का क्या उद्देश्य था? स्वराज पार्टी का गठन क्यों किया गया तथा इसका उद्देश्य क्या था? इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? ये क्वेश्चन हैं, आंसर देख लेते हैं। तो स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास। मोतीलाल नेहरू और CR दास कहाँ पर हुआ था? इलाहाबाद में, जिसका आज नाम है प्रयागराज। तो कब हुआ था? 1923 में हुआ था। चित्तरंजन दास ने की। इन्हीं दोनों नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन भी किया। ये दोनों नेता अलग पार्टी का गठन करके सरकार के कार्य और योजनाओं में बाधा उत्पन्न करना चाहते थे। स्वराज पार्टी का उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, स्वराज पार्टी सरकारी कार्य में बाधा बनने तथा विधान परिषद के चुनाव रोकने में एक मंच के रूप में कार्य करना चाहती थी। दूसरा विकल्प देख लेते हैं। स्वराज पार्टी 1919 में स्वतंत्र रूप से इंडियन काउंसिल एक्ट के अनुसार विधान परिषद के चुनाव लड़ना चाहती थी। और तीसरा विकल्प देख लेते हैं। स्वराज पार्टी परिषद के चुनाव जीतकर असहयोग आंदोलन को सक्रिय बनाना चाहती थी। चौथा विकल्प देख लेते हैं। यह सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों में बाधा डालकर उसे असफल बनाना चाहती थी। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन या नमक सत्याग्रह क्या था? इस संक्षेप में लिखें। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अग्रिम परीक्षाओं में भी ये पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं इसमें। महात्मा गांधी ने नमक कर के विरोध में वायसराय इरविन को एक चेतावनी भरा पत्र लिखा। उन्होंने यह लिखा कि यदि 11 मार्च 1930 तक इनकी मांगें नहीं मानी गई तो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देंगे। लेकिन वायसराय इरविन इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं किए। अतः गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को अपने 78 व्यक्तियों के साथ साबरमती आश्रम में 240 किलोमीटर दूर डांडी तक जो यात्रा की उसे दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है। दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कठोर दमन चक्र आरंभ कर दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश संसद में भी हड़कंप मचा दिया। अतः लॉर्ड इरविन ने कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन बुलाया। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया? ये क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन। ये 7वां क्वेश्चन है आपका, और इसका उत्तर देख लेते हैं। इसके पहले 6 क्वेश्चन हो चुके हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यह भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। और प्रथम विश्व युद्ध 1 अगस्त 1914 ईस्वी में यह मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, जापान, अमेरिका एक तरफ थे और दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली दूसरी तरफ थे। इनका भारतीय राष्ट्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पहला देख लेते हैं भारतीयों का विश्व में संपर्क। तो विश्व में सैनिकों की कमी के कारण भारतीयों को सेना में भर्ती किया, जिससे कि इस युद्ध के कारण भारतीयों को काफ़ी अनुभव मिला, जिससे कि आत्मनिर्भर भी बढ़ा। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं, आर्थिक प्रभाव। इसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा? इस युद्ध के द्वारा कुछ देशों में रक्षा व्यय बढ़ गया तथा इसको पूरा करने के लिए अमेरिका से सहयोग
मांगा गया। इसका प्रभाव भारतीयों पर भी पड़ा। प्राकृतिक संकट क्या थे? 1918 ईस्वी में 1921 ईस्वी के बीच अकाल, सूखा, बाढ़, प्राकृतिक आपदा के कारण भारतीय लोग अंग्रेजी सरकार के खिलाफ हो गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन की रिपोर्ट में कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी? ये अगला क्वेश्चन है, ये 8वां क्वेश्चन है। यह भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। साइमन कमीशन, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सन 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन को गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा करना था और सुझाव देना था। कांग्रेस सहित सभी भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन 1928 ईसा में भारत आया। लोगों ने विरोध किया क्योंकि इनमें एक भी भारतीय नहीं थे और नेताओं का यह मानना था कि भारतीय लोगों का यह फैसला अंग्रेज़ों के हाथों में न सौंपा जाए तथा भारतीय नेताओं का फैसला भारतीय लोगों द्वारा होना चाहिए। इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया तथा मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई, जो आगे चलकर अंग्रेज़ों से पूर्ण स्वराज की मांग की। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया? रॉलेट एक्ट क्या था? इसका विरोध कैसे किया गया? इसका परिणाम बताएं। तो देख लेते हैं इसको भी। अगला क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है ये। 5 अप्रैल 1919 ईसा को एक कानून पास किया गया जिसमें रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून के द्वारा भारतीय राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमा के 2 साल के लिए जेल में डाल दिए जाते थे। इस कानून के दौरान न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील, न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील के द्वारा व्यक्ति को संदेह के आधार पर जेल में डाल दिया जाता था। यदि किसी रॉलेट एक्ट का दुरुपयोग करता तो वह भी सजा पाने का अधिकारी होता है। इस कानून को भारतीय के द्वारा काला कानून नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यह क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और आगे भी ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर देख लेते हैं एक एक करके। और पहला आंदोलन देखिए, चंपारण आंदोलन। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, तो नोट्स भी बना सकते हैं आप। और दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब 1915 ईसा में भारत आए, तो गांधी जी का पहला आंदोलन चंपारण जो 1917 और बिहार में हुआ था। और खेती करने वाले किसानों पर वहाँ के बागान मालिक बहुत अत्याचार करते थे। किसानों को अपनी उपज का जमींदारों को एक निश्चित दरों पर वस्तुओं को बेच देते थे। जमींदार किसानों से अत्यधिक कर लेते थे, जिस कारण गांधी जी बहुत दुखी हुए और गांधी जी ने चंपारण आने का दृढ़ निश्चय किया। गांधी जी ने 1917 ईसा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृपलानी के साथ भारत आए। कृपलानी के साथ आए। किसानों की दशा को देखकर गांधी जी यह निर्णय किया कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। अंत में गांधी जी का यह आक्रोश देखकर ब्रिटिश सरकार को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। यह गांधी जी का पहला और सफल आंदोलन था।
तो अगली हेडिंग है खेड़ा आंदोलन। 3 आंदोलन गांधी जी ने किया था। 3 आंदोलन एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा है खेड़ा। पहला था चंपारण आंदोलन जो बिहार में हुआ था। दूसरा है खेड़ा आंदोलन जो गुजरात में हुआ था, 1918 में हुआ था। तो खेड़ा आंदोलन देख लेते हैं। तो गुजरात में किसानों की दयनीय दशा देखकर गांधी जी ने सत्याग्रह करने का निश्चय किया। खेड़ा के किसानों ने भूमि कर देने से मना कर दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन में ब्रिटिश सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। इसमें यह तय किया गया कि जो किसान कर देने में सक्षम नहीं है वे कर नहीं देंगे, और जो किसान सक्षम है वो कर दे सकते हैं। तो अगली हेडिंग देख लेते हैं अहमदाबाद आंदोलन। अहमदाबाद आंदोलन जो यह गुजरात क्षेत्र में हुआ था, 1918 में यह आंदोलन हुआ था। पहला आंदोलन चंपारण बिहार में हुआ था। दूसरा आंदोलन खेड़ा जो गुजरात में हुआ था 1918 में। तीसरा आंदोलन अहमदाबाद आंदोलन जो 1918 में गुजरात राज्य में हुआ था। तो 1918 ईस्वी में गुजरात में यह आंदोलन कपड़ा मिल मालिक तथा मजदूरों में संघर्ष हो गया। मजदूर अपने वेतन में वृद्धि करने के लिए प्रयासरत थे, लेकिन मिल मालिकों में इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी। इस आंदोलन के कारण मिल मालिकों की बहुत परेशानियां हुई। अंत में यह गांधी जी असहयोग आंदोलन से मिलकर मिल मालिकों को गांधी जी की बातें माननी पड़ी। अंत में इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन था ये आपका। 11वां क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौते के प्रावधानों का उल्लेख करें। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कई बार पूछे गए हैं, और देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन का समझौता हुआ। इरविन इस समय वायसराय था। इस समझौते के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, पहला प्रावधान था। दूसरा क्या था, सरकार अध्यादेश व मुकदमों को वापस ले लेगी। और तीसरा क्या था, हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाए। और अगला पॉइंट देखते हैं, शराब, अफीम, विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर धरना देने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, समुद्र तट से एक निश्चित दूरी पर नमक बनाने की छूट दी जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, जिस व्यक्तियों ने सरकारी नौकरी छोड़ दी है उसे वापस लेने में उदार नीति अपनाई जाए। अगला पॉइंट देखते हैं, कांग्रेस से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। अगला पॉइंट देख लेते हैं, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जाए। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, कांग्रेस पुलिस अत्याचारों के विरुद्ध निष्पक्ष जांच की मांग को त्याग दिया जाए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है ये, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो देख लेते हैं, रॉयल्टी एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर जिले की जनता अत्यंत आक्रोश थी। इस शहर में सैनिक शासन लागू करने के नियंत्रण जनरल डायर को था। 12 अप्रैल 1919 ईसा को नगर में सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध लगा, जिसकी पूरी जानकारी जनता को नहीं कराई गई थी। 13 अप्रैल को वैसाखी का त्यौहार था। उसी दिन सरकार की नीतियों का विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया। सभा शांतिपूर्ण चल रही थी। तभी जनरल डायर ने 200 देसी और 500 गोरे सिपाहियों को
साथ लेकर निहत्थी जनता पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। 10 मिनट तक गोलियों की बौछार होती रही और हजारों व्यक्ति मारे गए और असंख्य घायल हो गए। इस घटना को भारतीयों में भयंकर असंतोष की लहर दौड़ गई। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए? इनकी 2 शर्तें लिखे, या भी एग्जाम में आया हुआ है 23 में। पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा 24 सितंबर 1932 ईस्वी को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए। पूना पैक्ट की 2 शर्तें क्या क्या थी? पूना पैक्ट निम्नलिखित 2 शर्तें थीं। पहला, राज्य विधायिकाओं में दलित वर्गों की 147 सीटें प्रदान की गई। दूसरा विकल्प था, आरक्षित सीटों पर निर्वाचित संयुक्त निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाए। गांधी जी इस शर्तों से संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि गांधी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, लेकिन अंबेडकर पृथक निर्वाचन की मांग करते थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थी? तो ये इसका उत्तर देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम मानव के लिए और आर्थिक रूप से काफ़ी भयानक था। इस प्रथम युद्ध के 2 दशकों के बाद प्रारंभ हुआ। यह युद्ध धुरी शक्ति या धुरी राष्ट्र नाजी जर्मनी, जापान, इटली, मित्र राष्ट्र ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में करोड़ों लोग मारे गए और लाखों लोग घायल हो गए। इस युद्ध के बाद की स्थिति क्या स्थिति रही? युद्ध के बाद की, इस युद्ध के बाद कुछ देशों को उपभोग के लिए उच्च अस्थायी तथा अस्थायी आय के लिए स्थिर रोजगार की आवश्यकता पड़ी। तो ये दूसरा जो इतिहास का दूसरा पार्ट था, भारत में राष्ट्रवाद। जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो सब पूरे करा दिए गए हैं। आप इसको यूट्यूब पर जा कर के इस चैनल की यूट्यूब पर जा कर के आप इसको देख लीजिए, इसको नोट्स भी बना लीजिए, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगला पार्ट है, तीसरा पार्ट है इतिहास में। इतिहास का ये तीसरा पार्ट है। ये इतिहास का तीसरा और अंतिम पार्ट है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का क्या क्या प्रभाव पड़ा है? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला देखते हैं, भारत का विश्व व्यापार आर्थिक मंदी के कारण 1928 ईस्वी से 1934 ईस्वी तक घटकर मात्र 50% रह गया है। और दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कपास पटसन के मूल्य बुरी तरह से लुढ़क गए हैं। और तीसरा देख लेते हैं, कृषकों को अपनी भूमि गिरवी रखनी पड़ती थी, फिर उसे बेचने के लिए विवश भी किए जाते थे। तो अगला पॉइंट देखते हैं, कृषि उत्पादन के मूल्य गिरने से भारतीय कृषक निर्धन हो गए। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं, भारतीय मध्यम वर्ग अपनी संपत्ति सोना चांदी तथा आभूषण बेचने के लिए विवश हो गए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, कार्न लॉ क्या था? कार्न लॉ को क्यों निरस्त किया गया? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका उत्तर देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में ब्रिटेन की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी, फलस्वरूप भोजन की मांग तेज़ी से बढ़ी, कृषि उत्पादन महंगे होने लगे, बड़े भूस्वामियों के दबाव के सरकार ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी,
जिन कारणों के सहारे वह पाबंदी लगाई गई उन्हें कॉर्न लॉ के नाम से जाना जाता है। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से परेशान होकर उद्योगपतियों एवं शहरी नागरिकों ने सरकार को कॉर्न लॉ वापस लेने के लिए विवश किया। कॉर्न लॉ समाप्त हो जाने पर खाद्य पदार्थों की कीमतें घट गईं। कॉर्न लॉ को निरस्त किया गया। कॉर्न लॉ को क्यों निरस्त किया गया, देख लेते हैं। कॉर्न लॉ को निम्नलिखित कारणों से निरस्त किया गया। पहला, कॉर्न लॉ के आयात पर प्रतिबंध लगाने से ब्रिटेन में खाद्य पदार्थों की कीमत अत्यधिक बढ़ गई। और दूसरा देखते हैं विकल्प में, महंगाई अत्यधिक बढ़ने के कारण उद्योगपतियों ने ब्रिटिश सरकार पर कॉर्न लॉ को समाप्त करने के लिए दबाव डाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में रिंडरपेस्ट का आना। रिंडरपेस्ट, तो क्वेश्चन उत्तर देख लेते हैं इसका। अफ्रीका में 1890 के दशक में आखिरी सालों में रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी फैली। रिंडरपेस्ट मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाला बीमारियों से लोगों को आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरा कारण देख लेते हैं। इस समय पूर्वी अफ्रीका में एरिट्रिया पर हमला कर रहे इटली के सैनिकों के भोजन के लिए एशिया में जानवर लाए जाने थे। इस बीमारी में एशिया के देशों से यहाँ पहुँची। और तीसरा कारण देख लेते हैं। अफ्रीका के पूर्वी हिस्सों में महाद्वीप के आई यह बीमारी आग की तरह पश्चिम अफ्रीका की तरफ फैल गई। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। पशुओं के ख़त्म हो जाने के बाद अफ्रीकी लोग बागानों के मालिकों औपनिवेशिक सरकार से बचे हुए जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स का क्या अर्थ है? ये एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। ब्रिटेन वुड्स का क्या अर्थ है? तो उत्तर देख लेते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौता सन 1944 में अमेरिकी में स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर हुआ था। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। इसके लिए राष्ट्रीय मुद्राओं तथा मौद्रिक व्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय किया जाए। ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित थी। दशक में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में कई परिवर्तन आए जो विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्ज और विकास संबंधित मुद्दे ले सकते थे। तो अगला पॉइंट देख लेते हैं। 1870 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी थी, अतः इस कंपनियों ने एशिया के ऐसे देशों में उत्पादन केंद्र किया जहां वेतन कम देना पड़ता था। चीन में अन्य एशियाई देशों के मुकाबले में सबसे कम वेतन देना पड़ता था, अतः इस कंपनियों ने यहाँ पर अत्यधिक निवेश किया। इससे अर्थव्यवस्था में कई बड़े परिवर्तन आए जिससे दुनिया के आर्थिक भूगोल बदल दिया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इतिहास के। इतिहास में 3 पार्ट हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद और भूमंडलीकृत विश्व का बनना। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा के लिए, अग्रिम परीक्षाओं के लिए या इसके पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो सारे क्वेश्चन हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन हैं और भविष्य में भी ये आ सकते हैं क्वेश्चन। आप यहीं से नोट्स बना करके इसको जैसे लिखा है उस तरह लिखेंगे आप, तो आपको बेहतर नंबर मिलने के चांसेस हैं।